नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 के लिए लगातार एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है, वीडियो फॉर्मेट में भी। तो अगला वीडियो देखेंगे आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस में फिलहाल कुछ एक में आंसर स्टिक हुए हैं पहले से, तो फिलहाल इसका आंसर जो है ए करेक्ट है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ये स्थित है और 1945 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका एफिलिएशन जो है वो ICAR से है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो सेंट्रल हमारा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कटक में है, उड़ीसा के अंदर। ठीक, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी वाला। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा है न्यू दिल्ली के अंदर। ICAR के नाम, सॉरी हाँ ICAR होता है ये, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में। ठीक, ये भी ध्यान रखिए। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक, तो इसके अंतर्गत ये एक हमारा जो ICAR है ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। अगला देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा है शिमला के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बंगाल में जो हमारा डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसको डायरकी बोलते थे, ये शुरू हुआ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे चूज़ करेंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसके द्वारा जो ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंसेस थे वहाँ पे ये डायरकी की व्यवस्था इसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। 1824 ईस्वी में हुआ बैरकपुर के सैन्य विद्रोह किसके समय में हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली जो ये बैरकपुर में मिलिट्री रिबेलियन हुआ 1824 में, तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक, इनका टाइम पीरियड 1823 से 1828 तक रहा। और इसी बीच जो 1824 से लेके 26 तक एंग्लो बर्मीज युद्ध हुआ फर्स्ट वाला, तो उसी में यहाँ पे एक टुकड़ी जो थी बैरकपुर की, उसको वहाँ पे जाने का आदेश हुआ, जिसकी अवहेलना की उन्होंने इस बेसिस पे कि विदेश जाकर धर्म और जाति को भ्रष्ट नहीं करेंगे। चूँकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करेगा तो उसको धर्म को ऐसे उनका भ्रष्ट माना जाता था। ठीक है, हो जाएगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ऑप्शन फिलहाल हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। टेनेसी एक्ट किसके समय में लागू हुआ था। ठीक है, तो बंगाल टेनेसी एक्ट आया था 1822 में। ठीक है, तो और ये एक्ट जो है यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे आया था। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच किसके समय में लड़ा गया। ठीक है, तो ये भी हमने ऊपर ही बताया है आपको, लॉर्ड एमहर्स्ट। अमृतसर की संधि 1809 में जो हुई थी एवं चार्टर एक्ट किसके काल की घटना थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों हमारे इवेंट्स हैं, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो थे इनके टाइम पीरियड का है। ये इस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल रहे। और जो अमृतसर की संधि हुई ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पंजाब के राजा रहे उसमें महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, इनके बीच में हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित हुआ था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये 1773 वाला जो हमारा एक्ट था उसके बाद, और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना कब की। ठीक है, तो एक मुस्लिम मदरसा इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, जो ये
गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट जो है इंडिया के वॉरेन हेस्टिंग्स, इनके टाइम पे 1781 में, ठीक है। और ये किस पर्पज़ के लिए? टू स्टडी द मुस्लिम लॉ एंड टीचिंग्स ऑफ मुस्लिम लॉस, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने लागू की, ठीक है। तो एक सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक। ये 1798 से लेके 1805 तक गवर्नर जनरल रहे भारत के। और यहाँ पे ये सब्सिडरी अलायंस एक आया जो कि बेसिकली एक ट्रीटी था, कह लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो नवाब ऑफ अवध थे, ये सबसे पहले इस सब्सिडरी अलायंस में एंटर करने वाले पहले शासक बने। ये सब भी ध्यान रखें। किसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड की बात है। ये 1790 से 92 के बीच में ये युद्ध हुआ। 90 में जो है टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में ये कॉर्नवालिस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और युद्ध समाप्त हुआ 1992 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की, जिसको भी ध्यान रखें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ और 1817 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखें, हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो अभी कुछ साल पहले भी चर्चा में रहा था, जो आप मॉडर्न डे में नेपाल का एरिया देखते हैं, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद से ही ये सब यहाँ पे इस रूप में डेवलप हुआ है और ये हुआ था 1816 में, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रथा को किसने समाप्त किया, ठीक है। तो बेसिकली एक डायरार्की का सिस्टम जो स्टैब्लिश हुआ बंगाल में, यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया था रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, ठीक है। और ये कंटिन्यू रहा 1772 तक, ठीक है। बाद में इसको यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये अबॉलिश किया गया, ठीक है। और बेसिकली ये सिस्टम ऐसा था कि इसमें जो दीवानी राइट्स थे बंगाल के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, वो दोनों अलग अलग थे, ठीक है। 1757 के प्लासी का युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पे इसको लीड किया था इस युद्ध को, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम जो हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था विलियम जोन्स ने, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो 1773 का जो एक्ट आया हमारा उसके रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट है। अगला देखें, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वायसराय के साथ हुई थी, ठीक है। तो ये ऊपर भी बताया गया आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे, ठीक, 1792 में। अगला देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की बात हो रही थी। तो 1833 में जो चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, ठीक। और इस ऑफिस के पहले जो कह लीजिए होल्डर रहे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने इस दिशा में काफ़ी कदम उठाए, काफ़ी प्रयत्न किए और इसको यहाँ पे एक लीगल एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इसकी सती की प्रैक्टिस को बैन किया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, यांडबू की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुआ था, ठीक है, 1826 में इसके एंड पे यहाँ पे ये ट्रीटी हुई थी यानडूब की संधि। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट किसके काल में पास हुआ था, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया जो 1813 में आया उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ये जो गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ठीक। जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल, ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सब आपको पता होनी चाहिए, लिस्ट इनकी जरूर रेफर करें आप। अगला देखें, किस वायसराय के समय में 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था।
यहाँ हाई कोर्ट लिखा है तो उसको वैसे रेफ़र कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही जानते थे। तो 1773 का हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया, और यहाँ पे कार्यकाल ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स का रहा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। पहला अफ़गान युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, ठीक है। तो ये एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था 1839 से 42 के टाइम पीरियड में, लॉर्ड ऑकलैंड के गवर्नर जनरलशिप में। तो ऑप्शन हम ए यहाँ पे चूज़ करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ, ठीक है। तो ये लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में यहाँ पे पास हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक। और इसमें बेसिकली एक प्रावधान ये कर दिया गया कि जो मतलब गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर सकती है प्रॉपर्टीज़ और भी चीज़ें उन न्यूज़पेपर्स के खिलाफ जो सेडिशियस मटेरियल कह लीजिए प्रिंट करते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। और इसी के साथ साथ आर्म्स एक्ट 1878 भी पास हुआ था इसी टाइम पीरियड पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। भारत के किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में देख रहे हैं तो लॉर्ड लिथुगो जो थे, इनका टाइम पीरियड 1936 से 44 के आसपास तक रहा। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय ये रहे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो लॉर्ड लिथुगो के टाइम पीरियड में ही 1950 में अगस्त ऑफर दिया गया, जिसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसरॉय की उसको और एक्सपैंड किया जाए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो हैं उनको शामिल किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो हंटर कमीशन जो है एक तरीके से अपॉइंट किया गया, लॉर्ड रिपन ने किया था इसको, जो उस टाइम पे तत्कालीन वायसराय ऑफ इंडिया थे 1882 में, ठीक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस पे लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने इसको लॉर्ड रिपन ने तो अपॉइंट किया था, जो विलियम हंटर थे इन्होंने प्रिसाइड किया इस कमीशन को ऑन द एजुकेशन। अगला देखें, रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था किस वायसराय के कार्यकाल में आया, ठीक है। तो इस टाइम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, और ये रॉलेट एक्ट लाया गया 1919, जिसको काला कानून की भी संज्ञा दी गई। बाद में इसके जो काफ़ी विरोध भी हुआ, और इसी में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे निर्दोषों की जान गई। ये सब आपने हिस्ट्री में जैसे पढ़ाई है। तो ऑप्शन डी हमारा फिलहाल यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखें, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। तो बेसिकली जो क्वांटम कंप्यूटिंग है या क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, तो ये सब जैसे आजकल जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह काफ़ी चल रही हैं, तो इन सब पैरामीटर्स पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है, ठीक है। तो जो एक कह लीजिए वर्किंग प्रिंसिपल है क्वांटम कंप्यूटर्स का हमारा, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये यूज़ होती है। सो ऑप्शन हमारा सी जो है यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखें कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आजकल काफ़ी जो स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं डिजिटल, जैसे एप्पल वॉच और तमाम कंपनियां निकालती हैं, तो बेसिकली इसमें एक जो कंप्यूटर हमारा यूज़ हो रहा है, कह लीजिए एम्बेडेड कंप्यूटर है, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स में एक ऐसे कॉम्बिनेशन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कह लीजिए संयुक्त कॉम्बिनेशन है, जो कि डिज़ाइंड है टू परफॉर्म स्पेसिफिक हाईली स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल कि वॉशिंग मशीन में भी एक कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है, जो उसकी सारी मशीनरी जो है उसको फंक्शनिंग को कर रहा है, बट वो एम्बेडेड सिस्टम अलग है, जो कि एक कैमरा में होगा या जो एक आपका स्मार्ट वॉच में होगा या डिजिटल क्लॉक में होगा, ठीक। तो ऑप्शन डी फिलहाल करेक्ट है हमारा। डिजिटल कंप्यूटर किसकी गणना करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मॉडर्न टाइम्स में आप डिजिटल कंप्यूटर्स ये देख रहे हैं, तो ये बेसिकली नंबर्स की गणना करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जैसे 0 1 का, ठीक है। तो एक उनको कोड लैंग्वेज जो समझ में आती है वो इन नंबर्स की ही आती है, बाकी उसको जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखें, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है ये एक लॉजिकल सिद्धांत होता है, ठीक है। जैसे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को कोड करके, ठीक है, तो वो क्या है उस प्रोग्राम में कुछ लॉजिक यूज़ करके वो कोडिंग की जाती है। तो उसी प्रिंसिपल पे हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क करते हैं। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखें, कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र निरूपित करता है इनमें से क्या, ठीक। तो बेसिकली जैसे जो कार का एक मीटर देखते हैं जैसे स्पीड मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो कार का स्पीड दिखाता है उस मीटर को क्या बोलते हैं, ठीक। तो वो होता है ओडोमीटर,
ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो हमारा ये कार का मीटर है बेसिकली, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है कि एक जो सेट पैटर्न ऑफ वैल्यू है या डेटा है उसको रीड कर सकता है। वहीं जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, उसको कंप्यूट कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में स्पीड ज़्यादा होगी कैलकुलेशन की उनकी पर मिनट, यहाँ पे एनालॉग में कम होती है। तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला देखें, थर्मामीटर किस प्रकार की युक्ति है। ठीक है, तो जो एक थर्मामीटर आप देखते हैं जैसे टेम्परेचर थर्मामीटर है, तो ये हमारा ये भी एनालॉग कंप्यूटर्स की श्रेणी में आएगा, या एनालॉग डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक सेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको वो गैदर करता है। ठीक, अगला देखें, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग इनमें से कहाँ होगा। ठीक, तो जैसे पहले भी हमने आपको बताया है कि जैसे अब इनमें देख लें तो बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फर्म में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग का काम है या इस तरीके की डेटा प्रोसेस करनी है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों पे आंकड़े रखती है, तो वहाँ पर पे हम ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखें, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। ठीक है, तो थी क्या बेसिकली ये है, जैसे कि आजकल जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर्स की जो हमारी श्रेणियाँ डिवाइडेड हैं जो है ना, जनरेशंस, तो फर्स्ट जनरेशन से हम पढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन तक। तो अभी करंट में जो देख रहे हैं ये फिफ्थ जनरेशन में ये चीज़ें काउंट होती हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला देखें, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया। ठीक, तो यहाँ पे जे प्रेस्कर एकर्ट और जॉन म्यूचुअली, इन दोनों का नाम काउंट होगा यहाँ पे, तो सी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के देखें हम, तो हमारा जैसे एनियाक, ठीक, फिर एडवैक और तमाम तरह के और एग्जांपल थे, जैसे IBM 650, 701, यूनिवैक, है ना। तो ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में काउंट होते हैं। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बेसिकली बहुत बेसिक जो कंप्यूटेशन होती थी वो सब कर पाते थे। अगला देखें, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये जो हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनमें यूज़ हुए। ठीक, और इसी के आसपास यहाँ पे इनकी डिस्कवरी भी मानी जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज़ होती थी। ठीक है, अब जैसे इसी प्रश्न में देखिए कि द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, तो अभी बताया ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो थे सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है, तो जो आप मॉडर्न डेस्कटॉप और ये सब जनरेशन जो स्टार्ट हुई लेट 1970s के बाद से, ठीक है, तो ये सब फोर्थ जनरेशन में काउंट होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखें, निर्वात ट्यूब का उपयोग कब हुआ था। वही वैक्यूम ट्यूब यहाँ फिर से आ गया। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए हमारे कहाँ, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो जैसे कि ENIAC, एडवैक, ये सब थे, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखें, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर किसका उपयोग करते थे या हैं। ठीक है, तो अभी जैसे लेटेस्ट जनरेशन जो फिफ्थ जनरेशन हम मान के चल रहे हैं, तो दीज आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ठीक, यहाँ देखिए ENIAC की खोज हुई थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा गलत है ये। ठीक, ये था अभी हमने आपको पहले बताया। ENIAC जो एक कह लीजिए कंप्यूटर्स एक तरीके के हमारे स्टार्ट किए गए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ऑप्शन ए हमारा डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। और इसका ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये ENIAC ही था। ठीक, 1945 के आसपास ये ऑपरेशन जैसे इस तरीके से स्टार्ट हुआ इसका। और इसी को जैसे एक तरीके से मानते ये भी हैं कि दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अगला देखिए, VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ था कब इनमें से। ठीक है, तो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारी जो है इससे संबंधित है। और VLSI ULSI बेसिकली होता क्या है कि VLSI जैसे समझिए इसका मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI में होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये प्रोसेस बेसिकली एक ये है कि इस प्रोसेस को फॉलो करके IC चिप्स बनाई जाती हैं बाई कंबाइनिंग 100 नंबर या फिर 1000 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ जनरेशन हमारा कंप्यूटर्स बेस्ड था वो IC चिप्स बेस्ड था। तो ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल ए हमारा करेक्ट था इसके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप देख लें फिर से, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।